पहला सवाल पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध अजंता गुफाओं में उत्कीर्ण का काम सबसे पहले शुरू किया गया था? कादम्ब के, सातवाहन के, राष्ट्रकूट के या फिर मराठा के? तो किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध अजंता गुफाओं में उत्कीर्ण का काम सबसे पहले कराया गया था? अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं लगातार चर्चा में रहती हैं, तो आपसे पूछा गया है अजंता की गुफाओं में उत्कीर्ण का काम सबसे पहले शुरू किया गया था। सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सातवाहन। सातवाहनों के समय सबसे पहले अजंता की गुफाओं में उत्कीर्ण का काम शुरू कराया गया था। हम लोगों ने देखा कि जो अजंता की गुफाएं हैं, अजंता की जो गुफाएं हैं वो दो चरणों में विकसित होती है। एक सबसे पहले होता है सातवाहनों के समय, ठीक है, और एक बार राष्ट्रकूटों के समय भी होता है। लेकिन ये याद रखना है अपने को कि यहाँ सवाल पूछा गया सबसे पहले, तो सबसे पहले का मतलब ये हो गया सातवाहनों के। तो सातवाहनों में ही सबसे पहले, जैसे मान लिया जाए कि इनका जो मठ था या जो चैत्य था, तो चैत्यों का निर्माण किया गया था सातवाहनों के समय, और बाद में जो मैच्योर कलाकृतियां सामने आई थी वो राष्ट्रकूटों के समय फिर डेवलप हुई थी। तो शुरू में देखा जाए तो सातवाहनों के समय ही सबसे पहले अजंता की गुफाओं में उत्कीर्ण का काम कराया गया था। ठीक है, सातवाहन वंश का जो संस्थापक था इसका नाम था सिमुक, इसको भी याद रखेंगे। सबसे चर्चित जो शासक रहा था गौतमी पुत्र शातकर्णी था। तो ये पॉइंट आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। राष्ट्रकूट दंती दुर्ग था, ठीक है, इसको याद रखिए। नेक्स्ट सवाल पूछा गया है, गुप्त शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? पाली, प्राकृत, हिंदी, संस्कृत। सारे के सारे शासकों के समय जो भी भाषाएं प्रचलित थी, यानी कि अगर राजकीय भाषा के रूप में हो या फिर कोई विद्वत जनों की भाषा के रूप में हो, तो उस भाषा को भी याद रखेंगे, क्योंकि आमतौर पे जो राजकीय भाषा हो गई या विद्वानों की भाषा थी वो आम बोलचाल की भाषा से अलग थी। तो यहाँ पे सवाल पूछा गया है, गुप्त शासकों की राजकीय भाषा थी पाली, प्राकृत, हिंदी या फिर संस्कृत? तो गुप्त शासक का पूछा गया है, और इसी समय कहा भी गया था कि ये भारतीय इतिहास के लिए, हर चीज के लिए, साहित्य हो, कला हो, उसके लिए स्वर्ण युग था। तो संस्कृत को याद रखेंगे। तो गुप्त शासकों की राजकीय भाषा या दरबारी जो भाषा थी वो थी संस्कृत। दरबारी जो भाषा थी वो थी संस्कृत, इसी को आप याद रखेंगे। तो संस्कृत ध्यान रखना है, पाली नहीं, प्राकृत नहीं, हिंदी नहीं, संस्कृत नहीं, संस्कृत ही। तो ये सब नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, हो गया संस्कृत। तो गुप्त शासकों के समय ही याद रखेंगे। गुप्त शासक वो शासक थे जिस समय भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा गया था। ठीक है, बेसिकली आप देखिएगा तो बहुत सारे जो, जैसे मान लीजिए कि आर्यभट्ट हो गए, वराहमिहिर हो गए, ये सब इसी समय के विद्वान थे, कालिदास भी। नेक्स्ट सवाल पूछा गया, अहिंसा का चरम स्वरूप सर्वाधिक पालन निम्नलिखित में से किस धर्म में किया जाता है? बौद्ध धर्म में, हिंदू धर्म में, जैन धर्म में या फिर सिख धर्म में? तो अहिंसा का चरम रूप से पालन, यानी कि वो दर्शन जिसके, जो अपने आप को सबसे ज्यादा अहिंसक बनाए रखने की कोशिश करता है, सिर्फ और सिर्फ गुरुओं के माध्यम से नहीं बल्कि फॉलोअर्स के माध्यम से भी। वो चाहता है कि हमारे जो धर्म है, जैन धर्म हो गया यहाँ पर उत्तर। तो जैनिज्म में क्या है? अहिंसा परमो धर्म का सिद्धांत भी दिया गया है। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, ये जैन धर्म का सिद्धांत है जिसमें अहिंसा को सबसे ऊपर रखा गया था। इसमें किसी भी प्रकार से, चाहे मन हो, चाहे वचन हो, चाहे कर्म हो, इन सबसे अहिंसा की ही बात की गई है। कोई व्यक्ति मन से किसी भी प्रकार का हिंसा नहीं करे, कर्म से किसी भी प्रकार का हिंसा नहीं करे, और वचन से भी किसी प्रकार का हिंसा ना करे। वचन वाला हिंसा आप लोगों ने देखा है कई बार टोन कस के भी हो जाता है। वचन वाला हिंसा, जैसे आप लोगों में से किसी ने ले आया, अभी जो सीट है वो मान लीजिए अप्रोक्स 1500 सीट है, किसी का आ गया 1491वां रैंक, तो इसको फिर दुखी करने के लिए क्या कर देते हैं लोग, ये वाला आया 8वां रैंक, इनका नहीं आया। तो ये कर्म कहीं ना कहीं वचन से हिंसा हो जाता है। तो किसी भी प्रकार से आप ध्यान रखिएगा, हिंसा ना करने की बात की गई है, चाहे मन हो, चाहे वचन हो, चाहे वो कर्म हो। वचन वाला हिंसा सबसे ज्यादा खटकता है, चुभता है। कई बार मजाकिया लहजे में भी लोग हिंसा की बात करते रहते हैं, ठीक है ना। तो बौद्ध धर्म में भी थोड़ा बहुत जो है, इतना सख्त अहिंसा नहीं है बौद्ध धर्म में भी। जैसे हिंदू धर्म में भी कुछ है, जैसे मान लीजिए यज्ञ के समय, बलि के समय हिंसा की बात यहाँ पे की गई है। सिखिज्म में भी की गई है, सिखिज्म में भी की गई है। लेकिन जैनियों का जो रिलीजन है वो पूरी तरीके से अहिंसक है। यहां तक कहा गया कि हाथ में झाड़ू लेके चलिए ताकि किसी भी
कीट को भी कोई दिक्कत ना हो, कोई नुकसान ना हो उनको, या ऐसा ना हो कि हमारे चलने से कीट की मृत्यु हो जाए। तो इतना सख्त अहिंसा का पालन यहाँ पे किया गया है। तो अहिंसा का चरम स्वरूप दिखाई देता है जैन धर्म में। निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? कनिष्क, अशोक, बिंबिसार, हर्षवर्धन। तो वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? इसका उत्तर क्या होगा? क्योंकि विद्वान की बात कर दी गई है, शासक का भी टर्म यहाँ पे जोड़ा गया है। तो वह कौन सा शासक था या बौद्ध राजा था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? लेखक कहने का मतलब कि उसने कुछ ग्रंथ भी लिखे हैं, कुछ नाटक भी लिखे होंगे। जैसे मान लीजिए कि वह शासक जो था उसने ग्रंथ लिखा नागानंद, है ना, रत्नावली, प्रियदर्शिका, ये ज्यादा चर्चा में है। तो ये पूछता भी है कि निम्नलिखित में से ये ग्रंथ किसका? तो हर्ष को याद रखिएगा। हर्ष वो अंतिम विद्वान या महत्वपूर्ण शासक था जिसने संस्कृत का महान विद्वान और लेखक भी था। आप लोग इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। हर्ष के समय ही वेनसांग भारत आया था। वेनसांग भारत आया था। बाकी बिंबिसार वगैरह आप जानते होंगे, हर्यक वंश का ये संस्थापक था। हर्यक वंश की जो शुरुआत होती है बिंबिसार से ही होती है। अंग, मगध, लिच्छवी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? सातवाहन, दंतिदुर्ग, वाकाटक, सिमुक, राष्ट्रकूट, विंध्य शक्ति, चालुक्य, वेंगी और विष्णुवर्धन पूछा गया है। तो कौन सा युग्म सही सुमेलित है, इसका उत्तर बताना है। यानी कि जो जोड़ा है वो कौन मैच कर रहा है। एक सही सुमेलित इसमें पूछा गया है, बाकी 3 गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे सवाल आपको वो चुनना है जो मैच करता है, मिस मैच को नहीं चुनना है। इसमें 3 ऑप्शन जो है वो मिस मैच है। तो कौन सही सुमेलित है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, चालुक्य या विष्णुवर्धन। तो यहाँ पे 3 जो है वो मिसमैच है, ये उत्तर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके जो साम्राज्य और इसके जो संस्थापक हैं वो अलग अलग जोड़ा दे दिया गया है। जैसे दंतिदुर्ग, सातवाहन, तो सातवाहन का जो संस्थापक था वो सिमुक था, वाकाटक का विंध्य शक्ति था, और वहीं दंतिदुर्ग का कौन था? राष्ट्रकूट था। तो इस कारण से ये तीनों को अलग अलग कर दिया गया ताकि ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाए और फिर क्या है, ये सही हो जाए। तो सातवाहन का सिमुक, वाकाटक का विंध्य शक्ति और राष्ट्रकूट का दंतिदुर्ग, इन तीनों को अभी आप याद रखेंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पे आपको 4 फैक्ट मिल गए। इन चारों को अपने माइंड में एक बार रिकॉल कर लेंगे हर तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से, रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदत्त नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दी थी? जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, बंगाल विभाजन के विरोध में, भारत छोड़ो आंदोलन के समर्थन में, साइमन कमीशन के विरोध में। तो रविंद्रनाथ टैगोर पे प्रश्न पूछा गया है। रविंद्रनाथ टैगोर एक बहुत अच्छे साहित्यकार भी थे और स्वतंत्रता संग्राम में इनका योगदान बहुत शानदार था, खास करके बंग भंग के बाद से। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रदत्त नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दी थी? क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में आज भी आप लोग बीपीएससी मेंस में रविंद्रनाथ टैगोर की विचार को पढ़ते हैं, सवाल पूछा भी गया है मेंस में। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, बहुत आसान है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था 1919 में, तो उस समय उस हत्या की विभत्सता को देख करके रविंद्रनाथ टैगोर के मन में बहुत ज्यादा गहरा दुख पहुंचा। तो उन्होंने नाइटहुड की उपाधि को लौटा दी और नाइटहुड की उपाधि लौटाते समय ब्रिटिश सरकार को पत्र भी लिखते हैं कि यह बहुत ही जघन्य कृत्य है और मैं अपने देश के नागरिकों की तरफ से इस उपाधि को लौटा भी रहा हूं और साथ ही भारत जैसे देश के सभी नागरिकों के आत्मसम्मान स्वाभिमान के लिए भी मैं इस उपाधि को लौटा रहा हूं। तो बड़ा अच्छा उन्होंने लेटर भी लिखा था और उस लेटर में इसका जिक्र भी किया गया था। इस कारण से ये लौटा दिया गया था। जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उनको ये नाइटहुड की उपाधि दी गई थी वर्ष 1915 में। 1915 में ये उपाधि उनको दिया गया था। ठीक है, ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिए। इनको नोबल दिया गया था गीतांजलि के लिए 1913 में। इस पॉइंट को भी आप याद कर सकते हैं। और नोबल पाने वाले एशिया के प्रथम व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर थे।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? हकीम अजमल खान, रफी अहमद किदवई, बदरुद्दीन तैयबजी या फिर अबुल कलाम आजाद? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछा गया है, न कि प्रथम अध्यक्ष पूछा गया है। तो प्रथम अध्यक्ष जो थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, सेकंड वाले दादा भाई नौरोजी थे और थर्ड वाले जो थे बदरुद्दीन तैयबजी थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। तो इसके अलावा वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम वकील भी थे और खास करके इनका जज थे, नहीं वकील थे। और जब ये और आगे बढ़े तो बाद में फिर ये बॉम्बे हाई कोर्ट में जज भी बन गए थे। तो बॉम्बे हाई कोर्ट में जज बनने वाले प्रथम मुस्लिम भी जो थे वो बदरुद्दीन तैयबजी ही थे। बॉम्बे उच्च न्यायालय, आज भी इसका नाम बॉम्बे उच्च न्यायालय ही है, इसको मुंबई उच्च न्यायालय नहीं कहा गया है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट के प्रथम मुस्लिम जज बदरुद्दीन तैयबजी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1887 वाला अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी बदरुद्दीन तैयबजी के द्वारा ही। क्योंकि इनको अध्यक्ष बनाने का एक और भी ऑप्शन था। जो कांग्रेस है वो धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को मानती है, धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को मानती, इसलिए टॉप पोस्ट जो दिया गया है वो एक मुस्लिम को दिया गया है। और बदरुद्दीन तैयबजी दरअसल कांग्रेस में आ रहे थे या आए थे जब, तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी बहुत अच्छा काम किया था। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी काम किया था। तो यही वजह था कि बदरुद्दीन तैयबजी को नेतृत्व करने का अवसर 1887 में दिया गया था। उस समय कांग्रेस पे नरम पंथियों का प्रभुत्व ज्यादा था, चाहे बदरुद्दीन तैयबजी हो, चाहे वो दिनसाई वाचा हो, चाहे दादा भाई नौरोजी हो। इन सब को देखते हुए हम लोगों ने देखा था कि वो सब के सब नरम पंथी थे। प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, आत्माराम पांडुरंग या फिर दयानंद सरस्वती? तो भारत में समाज सुधारों की एक श्रृंखला स्टार्ट हो गई थी और इसके बाद हम लोगों ने देखा कि ब्रह्म समाज होते हुए हम लोग प्रार्थना समाज पहुंच रहे थे। तो प्रार्थना समाज का संस्थापक यानी कि एक ऐसी संस्था फिर स्थापित हुई है अलग क्षेत्र में, खास करके मुंबई में, जो भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार के क्षेत्र में काम कर रही है। तो प्रार्थना समाज का संस्थापक यहाँ पूछा गया, सही उत्तर है ऑप्शन सी, आत्माराम पांडुरंग। ध्यान रखेंगे, बाद में इससे राणा देवी जुड़ गए थे। तो जो भी सामाजिक कुरीतियां थी, चाहे वो जाति प्रथा हो, चाहे वो बाल विवाह हो, चाहे वो विधवा पुनर्विवाह हो, इन सब को दूर करने के लिए 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। और यह जो संस्था थी वो बॉम्बे में जितनी भी मतलब अपने आसपास के क्षेत्र में, खास करके बॉम्बे ही कहा गया, तो आज का महाराष्ट्र आप कह सकते हैं, आज का क्या है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र जैसे राज्य में यह संस्था सामाजिक सुधार के क्षेत्र में अपना सक्रिय योगदान दे रही थी। और बाद में महादेव गोविंद रानाडे भी प्रार्थना समाज के नेतृत्वकर्ता बनते हैं। तो प्रार्थना समाज का संस्थापक पूछा गया है आत्माराम पांडुरंग को, आप ध्यान रखिएगा। रामकृष्ण जो परमहंस है वो किसी भी संस्था के संस्थापक नहीं थे। मिशन की स्थापना विवेकानंद उनके शिष्य के द्वारा कर दी गई थी। दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना किए थे। बाल गंगाधर तिलक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रेस की स्वतंत्रता से जुड़े वह सबसे महत्वपूर्ण नेता थे। उन्होंने नरमपंथी राष्ट्रवादियों का नेतृत्व किया। वह पत्रकार की अपनी भूमिका के निर्वहन तो जेल भी गए। वह कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन सके। तो आप लोगों से पूछा गया है कि बाल गंगाधर तिलक के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट है, फॉल्स कथन है। तो उत्तर बता देंगे आप। बाल गंगाधर तिलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया। मुझे लगता है कि बहुत आसान सवाल आप लोगों से पूछा भी गया है। तो 9 नंबर का सही जवाब है ऑप्शन बी। उन्होंने नरमपंथी राष्ट्रवादियों का नेतृत्व नहीं किया था, बल्कि नरमपंथियों का किया था। ये जो विकल्प है वो नहीं होना चाहिए। तो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रेस की स्वतंत्रता से जुड़े वो सबसे महत्वपूर्ण नेता थे। तो प्रेस, उन्होंने केसरी का संपादन किया था और उन्होंने मराठा का संपादन किया था। तो मराठा जो था वो इंग्लिश भाषा में था, मराठा क्या था, इंग्लिश में था। और केसरी क्या था, मराठा भाषा में था। तो केसरी और मराठा जैसे समाचार पत्रों का उन्होंने संपादन किया था। ठीक है, बाकी क्या था, वह पत्रकार की अपनी भूमिका के निर्वहन हेतु जेल भी गए थे। वर्ष 1908 में उन्हें जेल भेज दिया गया था वर्मा के मांडले, आज जो म्यांमार है उस समय ये बर्मा कहलाता था, और बर्मा के मांडले जेल में इनको भेजा गया था वर्ष 1908 में। वह कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। ये भी सही है स्टेटमेंट, ये भी सही है, ये भी सही है।
बाल लाल पाल में से ना जो बाल हैं वो कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं, बाकी पाल बन गए थे, लाल बन गए थे। तो बाल गंगाधर तिलक के संदर्भ में ये वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि आप लोगों ने भी देखा था कि जब कांग्रेस में नरमपंथी और गरमपंथी विचारधाराएं उभर करके आ गई थी, तो बाल लाल पाल और अरविंद घोष 4 नाम आता है जिन्होंने गरम पंथ की तरफ वो काम किए थे, या आप कह सकते हैं कि थोड़े उग्र विचार के थे। बाल गंगाधर तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक, बाल लाल लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, ये 4 लोग जो थे वो गरम पंथ का नेतृत्व करते, यानी कि इनकी जो विचारधारा थी थोड़ा सा एग्रेसिव मोड में था, यानी कि हम अंग्रेजों के अधीन न रह करके उनसे अब हम स्वराज्य की भी मांग करना शुरू कर देंगे। नरमपंथी जो लोग थे वो संवैधानिक सुधार चाहते थे, प्रतिनिधित्व ज्यादा हो जाए इसकी बात, लेकिन साम्राज्य के अंतर्गत उनका औपनिवेशिक स्वराज्य चल रहा था। नेक्स्ट बनाएंगे आप लोग, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था? तात्या टोपे, टीपू सुल्तान, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब। ये सवाल तो बहुत आसान है आपके लिए। अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 में भाग नहीं लिया था, तो तात्या टोपे क्या भाग लिए थे? क्या टीपू सुल्तान भाग लिया था? रानी लक्ष्मी क्या भाग ली थी, या फिर नाना साहब का? यहां पूछा गया है नहीं, तो उत्तर है ऑप्शन बी, टीपू सुल्तान। तो जब 1857 की क्रांति होती है उससे पहले ही चौथे एंग्लो मैसूर वॉर जो कि 1799 में हुआ था, इस वॉर में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। बहुत बाद में 1857 का विद्रोह हुआ है, तो इसी कारण से इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, टीपू सुल्तान। तात्या टोपे 1857 की क्रांति या संग्राम में भाग लिए थे, इन्होंने नाना साहब के साथ ही भाग लिया था कानपुर क्षेत्र से, और नाना साहब भी कानपुर से। रानी लक्ष्मीबाई को तो कहा ही गया वीरता की प्रतीक भी रही है ये, तो वो अपनी वीरता और प्लस बलिदान की प्रतीक रही है रानी लक्ष्मीबाई। नेक्स्ट, वे 2 वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? थोड़ा सा पढ़ के समझ के बनाएंगे आप लोग। गुलाम तथा लोदी, सैयद तथा लोदी, गुलाम तथा तुगलक, तुगलक, चारों ऑप्शन को पढ़ करके इसको अच्छे से बनाएंगे। वे 2 वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी से पहले और तुरंत बाद जो है शासन किया था? तो मैंने कहा था आप लोगों से गुल खिला तो सैर कर लो। तो सबसे पहले आ गया गुलाम वंश, यानी कि ममलूक वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश। तुगलक वंश, सवाल क्या पूछा गया कि वे 2 वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी से तत्काल पहले, तो खिलजी से तत्काल पहले गुलाम वंश और खिलजी के तत्काल बाद तुगलक वंश ने शासन किया है। तो इसका उत्तर कौन सा हो गया? ऑप्शन सी हो गया। बाद में सैयद और लोदी आता है। ये 5 वंशों को आप लोग क्रम से याद रखेंगे। ये सवाल आप जो है किसी भी परिस्थिति में आए तो आप बना दीजिएगा। इस गुलाम वंश का जो समय था 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक था, ठीक है ना, 1206 से 1290। खिलजी वंश का जो समय था वो 1290 से लेकर के 1320 तक था। 1290 से लेकर के 1320 तक किसका था? खिलजी का था। 1320 से लेकर के 1414 तक तुगलक था, ठीक है। इसके बाद 1414 से लेकर के 1451 तक सैयद था। 1451 से 1526 ईस्वी लोदी था। लोदी था। तो आप लोग ना जैसे इन सब का ईयर वगैरह जो भी दिया रहे, कब से कब तक शासन किया, टेन्योर आप लोग पूरा याद रखेंगे कि गुल खिला तो सैर कर लो। ये लोदी वंश हो गया, सैयद वंश हो गया, तुगलक वंश हो गया, उसके बाद खिलजी हो गया, फिर गुलाम वंश हो गया। एक और सवाल पूछा जा सकता है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शमसुद्दीन कैमूर्स का नाम आप लोग याद रखें। गुलाम वंश का पहला तो अक्सर पूछा ही गया है, आखिरी भी पूछा जा सकता है। तो वे 2 वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और तत्काल बाद किया था? गुलाम और तुगलक। भारत में सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? 2525, 2880, 1114, 4164। बहुत शानदार जवाब किसका आ गया है? अमरीन बानो का। बहुत सुंदर जवाब है।
अब आपको यह बताना है कि भारत में सिंधु नदी की लंबाई कितनी है। सी आपने बताया है, कुछ ने बी भी बताया है, अमरीन बानो का बी लगा है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। देखिए, भारत में सिंधु नदी का पूछा गया है। ये जो है सिंधु नदी की कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर। सिंधु नदी की कुल लंबाई है। सिंधु नदी कहां से निकलती है? तिब्बत से निकलती है और जैसे ही भारत से गुजरती है तो उसके बाद पाकिस्तान तक की कुल लंबाई यानी कि अरब सागर तक, पोखरचू हिमनद से लेकर के अरब सागर तक कुल लंबाई 2880 और केवल भारत वाला है वो 1114 किलोमीटर है। तो यहां पे पूछा गया है कौन सा, आप लोग इसको याद रखिएगा। सही उत्तर है ऑप्शन सी 1114। सिंधु की कुछ सहायक नदियों के भी नाम आप याद रखेंगे। एक नदी जो बहती है भारत में ही, एक का नाम जास्कर है। जैसे पंचनद तो आप लोग याद करते हैं, पंचनद नद जैसे झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और व्यास, तो ये आपको याद रहता है। लेकिन लद्दाख रेंज में भी कुछ नदियां सिंधु से मिलती है। 3 नदियों का आप लोग नाम अच्छे से याद रखेंगे। एक का नाम जास्कर जो सिंधु नदी के लेफ्ट साइड से यानी कि बाएं तरफ से मिलती है, इसका नाम है जास्कर। और एक इधर से श्योक और गिलगिट, तो गिलगिट और श्योक इन नदियों को भी आप ध्यान रखेंगे। एक का नाम हो जाता है श्योक और एक का नाम है गिलगिट। ये क्या है? ये दाहिने तरफ से सिंधु में मिलती है। तो 3 ये और 5 पंचनद, 8 नदियों के नाम को याद रखेंगे। सिंधु से जुड़ा एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सिंधु नदी भारत में कहां पे प्रवेश करती है। सिंधु तो भारत में लद्दाख के जिस जगह पे प्रवेश करती है उसका नाम डेमचौक है। आप लोग सुनेंगे हिंदी में इसको दम चौक भी कह देते हैं, है ना। तो डेमचौक में आप याद रखना है कि लद्दाख के डेमचौक से भारत में प्रवेश कर जाती है और 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से यानी कि लद्दाख और जास्कर से प्रवाहित होती है। और सिंधु नदी भारत में सिर्फ एकमात्र जिला लेह से प्रवाहित होती है। और पहले था कि कश्मीर से भी बहती है, अब सिर्फ और सिर्फ जो सिंधु नदी है वो लद्दाख रीजन से ही बहती है। इसमें कुछ जो पॉइंट हो गया आप लोग इतना याद रखेंगे कि सिंधु नदी सिर्फ लद्दाख से ही प्रवाहित होती है या लद्दाख से प्रवाहित होती है। सिंधु नदी भारत में लद्दाख के डेमचौक से प्रवेश करती है। भारत में लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच से प्रवाहित होती है। सिंधु नदी की जो सहायक नदी है वो 5 नदियों के अलावे श्योक, गिलगिट भी है, जास्कर भी है। इन सब पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। उसके बाद जैसे ही पाकिस्तान में प्रवेश करती है तो बुंजी नामक जगह पे वो एक विशाल गॉर्ज का भी निर्माण करती है। इस पॉइंट को ध्यान रखना है। यही सब सिंधु के बारे में पूछा भी जाता है। आप लोग देखिए, यहां से निकलने के बाद सीधा एक तरफ लद्दाख एक तरफ जास्कर है। और एक और पॉइंट याद रखना कि सिंधु के तट पर एक ही जिला है जिसका नाम लेह है। लेह कहां पे है? तो सिंधु नदी के तट पे ही बसा हुआ है, बस और कोई नहीं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? रामगंगा, किशनगंगा, कर्मनाशा या फिर महानंदा? तो गंगा की सहायक नदियां आपसे पूछा गया है, नहीं है। उत्तर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? रामगंगा, किशनगंगा, कर्मनाशा या फिर महानंदा? गंगा की सहायक नदी का पूछा गया है। आप सभी को गुड इवनिंग। ले, बहुत सुंदर जवाब। लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच से मध्य से प्रवाहित होती। सिंधु इसलिए भी इंपॉर्टेंट इस बार रहेगा ना क्योंकि सिंधु जल को भारत ने रोका है पाकिस्तान से जाने के लिए, है। तो सिंधु जल समझौते को भारत ने रद्द कर दिया है। इससे जुड़ा कुछ ना कुछ प्रश्न पूछने की संभावना हो सकती है। आप लोग सिंधु नदी पे सिर्फ ज्योग्राफिकल एंगल से नहीं, आपको थोड़ा हिस्टोरिकल एंगल भी देख लेना होगा कि कहाँ से सवाल बन सकता है। तो गंगा की सहायक नदी नहीं, किशनगंगा। किशनगंगा किसकी सहायक नदी है? इसी को ना नीलम भी कहा गया है। नीलम नदी ये झेलम की सहायक नदी है। किशनगंगा किसकी सहायक नदी? ये झेलम की सहायक नदी है। रामगंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है और गंगा में मिल जाती है। तो गंगा में मिलती है कहां पे? कन्नौज के पास। कन्नौज के पास गंगा नदी मिल जाती है। किशन गंगा नीलम के नाम से जानी जाती है और ये झेलम की सहायक नदी है। कर्मनाशा ये नदी जो है वो गंगा की सहायक नदी है और बिहार के चौसा के पास या बक्सर जिले में, बिहार के बक्सर जिले में गंगा से मिल जाती है।
और एक तरफ उत्तर प्रदेश भी है, तो वहां पे गाजीपुर याद रखना है। महानंदा भी गंगा की ही सहायक नदी है। तो जो सहायक नदी नहीं है वो नदी है किशन गंगा। बहुत सारी ऐसी गंगाएं हैं जो गंगा की सहायक नदी नहीं है, जैसे दूध गंगा, जैसे पंचगंगा, ये सब गंगा की सहायक नदी नहीं है। पेन गंगा सब गंगा की सहायक नदी नहीं है। जो झेलम नदी आप लोगों ने देखा, ये झेलम, इसी में एक नदी आके मिलती है किशन गंगा। किशन गंगा ऑब्लिक नीलम है, ये वाला आपको दिख रहा है, तो ये झेलम में जाके मिल जाती है। किशन गंगा झेलम में मिल जाती है। झेलम कहाँ मिलती है? तो झेलम चेनाब में मिलती है। इस बात को आप अच्छे से याद रखेंगे। इंडस को भी देखिए। लोक लेखा समिति अपना वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को यानी कैग को, या फिर लोकसभा अध्यक्ष को? तो लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। पब्लिक अकाउंट कमिटी, इस कमिटी की जो वार्षिक रिपोर्ट आती है, जो एनुअल रिपोर्ट आती है, उसके बारे में पूछा गया है कि जो अपना एनुअल रिपोर्ट है वो किसको पेश करती है? तो ये पेश करती है लोकसभा के अध्यक्ष को। लोकसभा के अध्यक्ष को। तो भारत में याद रखना है कि जो पीएसी है, पब्लिक अकाउंट कमिटी है, यह अपना रिपोर्ट लोकसभा के अध्यक्ष को पेश करती है। इस समिति का जो गठन किया गया था वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के समय किया गया था, वर्ष 1919 में किया गया था। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखेंगे। लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट लोकसभा के अध्यक्ष को पेश करती है, यानी कि इसका जो चीफ कौन हो गया? विपक्ष का नेता हो गया, पीएसी का ही। इसमें कुल अधिक से अधिक 22 मेंबर होते हैं, इसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होंगे। तो 22 से अगर मेंबर्स होते, मतलब अधिकतम की बात कर दी गई है, तो 22 मेंबर में से 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से इसमें मेंबर होते हैं। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग कौन सा है? जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत। तो पंचायती राज का सबसे छोटा अंग कौन सा है? तो भारत में पंचायती जो राज है वो त्रिस्तरीय है। 3 लेयर पंचायती राज सिस्टम को हम लोगों ने एक्सेप्ट किया है। अब यहाँ पे पूछा गया सबसे छोटा कौन सा है, यानी कि जिला स्तर, मध्यवर्ती स्तर और ग्राम स्तर पे। तो ग्राम स्तर पे पंचायती राज जो है वो ग्राम पंचायत हो गया सबसे छोटा। ग्राम सभा क्या है? वो सभा है जिसमें पंचायत के मेंबर होते हैं, आप कह सकते हैं कि गांवों के वो वयस्क लोग हैं जो निर्वाचित होते हैं ग्राम सभा में। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ग्राम पंचायत जो है वो पंचायती राज की सबसे छोटी सभा हो गई है। मध्यवर्ती पंचायत, पंचायत समिति, यानी कि जो ब्लॉक लेवल पे है वो पंचायत समिति हो गई, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है जिला परिषद हो गया। तो त्रिस्तरीय पंचायत की बात कर दी गई है, इसी कारण से सबसे छोटा वाला जो अंग हो गया गांव के लेवल पे, विलेज लेवल पे, तो विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत हो गया, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद हो गया। तो सबसे उत्तर आपका ऑप्शन हो डी। खंभात की खाड़ी किसके बीच स्थित है? कच्छ के रन और जामनगर के बीच में, राजकोट जूनागढ़, भुज जामनगर, भावनगर सूरत। भारत में तमाम खाड़ियां हैं, जैसे गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ खंभात। पूछा गया है खंभात की खाड़ी किसके बीच में स्थित है? कच्छ के रन, जामनगर, राजकोट जूनागढ़, भुज जामनगर, भावनगर सूरत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। कच्छ की जो खाड़ी है आपको दिख रहा होगा एटलस में, तो आप यहां देखें गल्फ ऑफ खंभात कहां पे है? एक तरफ भावनगर है ना, ठीक है, आप लोग यहां पे देख लीजिएगा गल्फ ऑफ खंभात। इसी को क्या कहा गया है? इसी को कैम्बे बे कहा गया है। इसी को क्या कहा गया है? कैम्बे की खाड़ी कहा जाता था, कैम्बे की खाड़ी। इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया कि जो खंभात की खाड़ी है इसमें 4 नदियां गिरती हैं। एक का नाम है साबरमती। साबरमती कहां गिरती है? गल्फ ऑफ खंभात में। माही कहां गिरती है? गल्फ ऑफ खंभात में। नर्मदा कहां गिरती है? गल्फ ऑफ खंभात में। ताप्ती। तो 4 नदियां वहां गिरती हैं गल्फ ऑफ खंभात में। ये कोड भी आप लोग ध्यान में रख लेंगे, ठीक है। तो खंभात की खाड़ी किसके किसके बीच में स्थित है? तो भावनगर और सूरत के बीच में स्थित है। आपको एक तरफ भावनगर दिख रहा होगा,
एक तरफ सूरत दिख रहा होगा, यहाँ पे गल्फ ऑफ खंबात है, 4 नदियां भी आप लोग एटलस में देखेंगे तो दिखाई देगी, इसको भी आप लोग ध्यान से। अब गल्फ ऑफ खंबात में क्या है ना कि जब ज्वार भाटा में की जब स्थिति होती है तो बहुत ऊंचे ऊंचे ज्वार यहाँ पे उत्पन्न होते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे यहाँ पे ज्वार की स्थिति बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, बांग्लादेश से भारत का कौन सा राज्य सटा नहीं है, मतलब सीमा नहीं बनाता है? मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा या फिर पश्चिम बंगाल। तो कौन सा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता है? उत्तर बताएंगे आप। ग्यारह का सी, 12 का सी भी बहुत पीछे, आप लोग 17 नंबर पे आगे होंगे, एक बार रिफ्रेश करके जल्दी से आ जाए। वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है, वर्ल्ड हिस्ट्री बाद में देखा जाएगा, कौन से एग्जामिनेशन में वर्ल्ड हिस्ट्री आने वाला है? प्रीलिम्स में तो आता नहीं है, किस एग्जामिनेशन में वर्ल्ड हिस्ट्री है? ऐसे कहानी सुनना हो तो मैं सुना सकता हूँ आप लोगों को वर्ल्ड हिस्ट्री का, अदरवाइज ना तो बीपीएससी में, नहीं बिहार के किसी एग्जामिनेशन में, या हो सकता है कि नीचे वाले एग्जामिनेशन में हो टीचर वीचर में। तो बांग्लादेश से भारत का कौन सा राज्य सटा नहीं है? तो ये उत्तर हो गया ऑप्शन ए, मणिपुर, क्योंकि ये म्यांमार के साथ सीमा बनाता है। आप लोग जब भी देखेंगे भारत का मानचित्र, ठीक है, तो भारत का मानचित्र जब देखिएगा तो त्रिपुरा जो है वो एक तरफ से दिखाई देगा, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, मिजोरम भी दिखाई देगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है? मेघालय, तो मेघालय है ही। मेघालय क्या है? बांग्लादेश से सीमा बनाता है। त्रिपुरा बनाता है 3 तरफ से, और वेस्ट बंगाल बनाता ही बनाता है। तो कौन सा देश जो है वो नहीं बनाता है? तो मणिपुर नहीं बनाता, क्योंकि वो म्यांमार के साथ बनाता है। आप लोग इसको एटलस में देखिए, ये वेस्ट बंगाल हो गया, ये बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। एक तरफ असम जो है, असम 2 तरफ से बनाता है, यहाँ पे भी और एक यहाँ पे भी, यहाँ पे भी असम 2 तरफ से बांग्लादेश का सीमा बनाता है। त्रिपुरा 3 तरफ से बना रहा है, तीनों साइड से, है ना। और उसके बाद एक तरफ मिजोरम हो गया। तो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य, पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा असम, तीसरा मेघालय, चौथा त्रिपुरा, पांचवा मिजोरम। तो भारत के 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इन 5 को आप याद कर लेंगे। और मणिपुर देखिए, मणिपुर किसके साथ सीमा बनाता है? तो मणिपुर म्यांमार के साथ बनाता है। मिजोरम दोनों के साथ बनाता है, एक तरफ से बांग्लादेश और एक तरफ से म्यांमार। नागालैंड सिर्फ और सिर्फ म्यांमार के साथ सीमा बनाता है। और एक तरफ आपको अरुणाचल प्रदेश दिख रहा होगा, तो अरुणाचल एक तरफ म्यांमार के साथ सीमा बनाता है, एक तरफ आप लोग देखिए चीन के साथ सीमा बनाता है, अरुणाचल प्रदेश, है ना। और एक तरफ आपको भूटान के साथ भी। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सर्वोदय आंदोलन के साथ घनिष्ठ रूप से थे? आचार्य नरेंद्र देव, राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू। बहुत बढ़िया, मिजोरम, त्रिपुरा, बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, बहुत सुंदर जवाब। ये 5 के 5 जो राज्य हैं वो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। लिख देने से क्या होता है कि आप लोगों को भी याद हो जाएगा। तो ये लिखना बहुत अच्छा पहल है, अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आपको याद रहेगा लंबे समय तक। या तो रफ कॉपी पे लिख लीजिए या फिर आप कमेंट बॉक्स में ही कमेंट कर। तो उत्तर है इसका, यहां पूछा गया सर्वोदय आंदोलन। सर्वोदय मतलब सभी लोगों का उदय। तो सर्वोदय आंदोलन के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े थे जयप्रकाश नारायण। जो सर्वोदय की अवधारणा थी वो गांधी की अवधारणा से ही मिली है। तो सर्वोदय की जो गांधीयन आइडियोलॉजी थी उसी को आगे बढ़ाया किसने? जयप्रकाश नारायण ने। गांधी भी जब 1908 में पुस्तक लिखे थे, या आप कह सकते कि जो जॉन रस्किन का अनुवाद किए थे अनटू दिस लास्ट का, इसी से ये टर्म आया था सर्वोदय, इसी से ये टर्म आया सर्वोदय। और इसी को जेपी ने भी आगे बढ़ाया था, यानी कि समाज के सभी वर्गों का उदय,
ऐसा नहीं कि कोई एक पक्ष को दबा दिया जाए, बाकी पक्ष को छोड़ दिया जाए। तो समाज के सभी वर्गों का उदय। तो सर्वोदय के 4 लक्ष्य थे। सबके साथ समानता, सबके साथ या सामाजिक समानता की बात वहां पे की गई थी। उसके बाद कहा गया था कि जो भूमि है, तो भूमि का समान बंटवारा या वितरण की बात की गई थी। जैसे आप लोगों ने देखा था कि जो विनोबा भावे हैं, उन्होंने भूदान आंदोलन चलाया था। तो भूमि का भी न्यायपूर्ण वितरण की बात यहाँ पे कर दी गई थी, है ना। तो सर्वोदय में इन सब पॉइंट्स को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो कौन सर्वोदय आंदोलन के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े थे? तो जयप्रकाश नारायण को आप ध्यान रखिएगा। केपी 1942 में भी आप लोगों ने पढ़ा था। जब 1942 में ये सक्रिय थे, तो 1954 आते आते इन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास भी ले लिया था। भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कुल कितनी है? 25, 26, 27 या फिर 28? तो हाई कोर्ट के बारे में सवाल आप लोगों से पूछा गया है। भारत में कुल हाई कोर्ट की संख्या हो गई है इतनी, और ये हाई कोर्ट आया है, लास्ट वाला जो आया है वो आंध्र प्रदेश वाला है, जो अमरावती का आप लोग पढ़ते हैं। तो भारत में उच्च न्यायालय की कुल संख्या होगी 25। इस समय वर्तमान में भारत में 25 हाई कोर्ट हैं। ठीक है। जब 2 जून 2014 को तेलंगाना जब अस्तित्व में आ गया, तो सवाल था कि अब इन दोनों राज्यों के लिए हाई कोर्ट अलग अलग हो जाएंगे। काफी समय तक तो एक ही साथ था, उसके बाद अलग अलग कर दिया गया, और उसके बाद 2019 में आंध्र प्रदेश के अमरावती में हाई कोर्ट का आविर्भाव हो गया, या हाई कोर्ट आ गया। काराकोरम हाईवे जोड़ता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान को, पाकिस्तान और चीन को, पाकिस्तान और अक्साई चीन को, या फिर जम्मू और श्रीनगर को। तो ये पूछा गया काराकोरम हाईवे, तो आपको इसका उत्तर बताना है। इसी को कहा गया है मित्रता का भी हाईवे, फ्रेंडशिप हाईवे भी कहा गया है। फ्रेंडशिप हाईवे, मित्रता हाईवे, मित्रता, आप इसको राजमार्ग कह लें। फ्रेंडशिप हाईवे भी कहा गया है काराकोरम को। आप लोगों ने इसमें क्या लगाया उत्तर? हाँ, 2019 में अमरावती आ गया था। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका उत्तर आप लोगों ने सी लिखा है। 20 का बी, 20 का बी। और कोई? सही जवाब इसका सी। काराकोरम हाईवे जोड़ता है पाकिस्तान और अक्साई चीन को। 1966 में यह बनना तैयार हो गया था, 78 में बन गया था। वर्ष 1978 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से चाइना के अक्साई चीन तक या शिंजियांग तक जो है वो जोड़ने वाला एक पथ का निर्माण किया गया था, काराकोरम हाईवे। इस हाईवे को अगर आप लोग मानचित्र में देखेंगे, तो पाकिस्तान और भारत के, पाकिस्तान और चाइना का आप कह सके अक्साई चीन तक जो है इसका रेंज रहता है ना। तो कुल लगभग 2090 मीटर इसकी कुल लंबाई है, 2090 समथिंग है, पूरा एग्जैक्ट डेटा मैं बता नहीं सकता, बट इतनी इसकी लंबाई है। डेटा कुछ और हो सकता है, मुझे एग्जैक्ट इसका याद फिलहाल नहीं आ रहा है। लेकिन काराकोरम हाईवे दरअसल भारत और पाकिस्तान और चीन के बीच मित्रता के लिए बनाया गया था। और इसमें याद रखना है कि जो चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक जो कॉरिडोर है, CPEC जिसको बोलते हैं, उसका भी ये पार्ट है। तो कहीं ना कहीं इसका संबंध व्यापार से भी है। भारत को इसी पे तो आपत्ति है कि हमारे लैंड रीजन में ये कैसे हो गया। तो पाकिस्तान और अक्साई चीन को काराकोरम हाईवे जोड़ता है। और काराकोरम के पास एक दर्रा है जिसका नाम है चुमथांग। चुमथांग दर्रे से भी होकर के जाता है। तो ऐसा कहा भी गया है कि सर्वाधिक ऊंचाई से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग जो पाकिस्तान वाला है या काराकोरम हाईवे है, वो गुजरता है चुमथांग दर्रे से। बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन किनके द्वारा? आज आप लोग तमाम तरीके से अंग्रेजी अखबार पढ़ते होंगे, द टाइम्स ऑफ इंडिया है ना, या इंडियन एक्सप्रेस है, द हिंदू आप लोग पढ़ते होंगे। लेकिन बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार पूछा गया है कि प्रकाशन किसके द्वारा हुआ था? सॉरी, राजकुमार शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गुरु प्रसाद सेन, जहरूल हक। तो बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन कब हुआ था? उत्तर बताएंगे आप लोग। इनके द्वारा? तो गुरु प्रसाद सेन के द्वारा हुआ था। बिहार का पहला अखबार अंग्रेजी जो है वो गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। और हिंदी का नाम बिहारी ही था। बिहार का प्रथम हिंदी अखबार बिहारी। भारत के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया
सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया से संबंधित कथनों में से कौन सा गलत है? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, यह महान्यायवादी को सहायता देने के लिए नियुक्त किया जाता है, या भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होता है, यह गैर संवैधानिक पद है? आपको उत्तर बताना है। 1875 में गुरु प्रसाद सेन ने प्रकाशन किया था और 1906 में बिहारी का प्रकाशन हुआ। ठीक है, बहुत बढ़िया जवाब। गुरु प्रसाद सेन क्रूर हो जाता है घमंड के संदर्भ में। पुत्र का नाम गुरूर, अहंकारी, घमंडी नहीं रखना चाहेगा। गुरु प्रसाद सेन को याद रखें। कोई ऐसा कर सकता है, कोई अपने बेटे का नाम घमंडी रख दे, ऐसा हो? अब आप लोग बताएंगे। गुरूर का मतलब पॉजिटिव सेंस में भी आप कह सकते हैं कि हमें अपने का नागरिक होने पे गर्व है, गुरूर है। लेकिन गुरूर नहीं, गुरु है नाम। भारत के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया से संबंधित तथ्यों में से कौन सा कथन गलत है? आपने इसका उत्तर लगाया है बी, कुछ लोगों ने डी लगा दिया। यहाँ पे देखिए भारत पूछा गया कौन सा कथन गलत है, तो ये ए हो जाएगा। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की जो नियुक्ति है वो भारत का राष्ट्रपति नहीं करता है, यह पद तो संवैधानिक है ही नहीं। जब लास्ट कथन दिया कि गैर संवैधानिक है तो संविधान में कोई प्रावधान ही नहीं है। यह केंद्र सरकार की सिफारिश पे कानून मंत्रालय करता है, कानून मंत्रालय करता है। और क्योंकि ये क्या है, सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल की व्यवस्था भारत के संविधान के आर्टिकल 76 में प्रदान किया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल की व्यवस्था कर दी गई है। इसी कारण से कानून मंत्रालय की सिफारिश, केंद्र सरकार की सिफारिश पे कानून मंत्रालय जो है वो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति करता है और महान्यायवादी को सलाह देने के लिए नियुक्त किया जाता है। ये बात सही है। और केंद्र सरकार का जो भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वाला मैटर है ये भी देख लेता है। भारत सरकार का कानूनी सलाहकार भी होता है, महान्यायवादी को सहायता देने के लिए नियुक्त भी किया जाता है और गैर संवैधानिक पद है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। उच्चतम न्यायालय किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए आचरण के विषय में संसद में कोई चर्चा न्यायाधीश को हटाने की प्रार्थना करने वाले समावेदन को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने के प्रस्ताव पर ही होगी, अन्यथा नहीं। यह प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अंग्रेजी नहीं है, थोड़ा बहुत, हमको भी अंग्रेजी नहीं आता है, थोड़ा बहुत ही काम चलाऊ ना, तो अंग्रेजी आना चाहिए ताकि आप थोड़ा बहुत समझ सकें। क्योंकि कई बार अब जैसे आप लोगों ने देखा था कि हिंदी में क्या अनुवाद की बीपीएससी, बीपीएससी क्या अनुवाद की हिंदी में, एक टर्म था सोन नदी का, तो इसका हिंदी अनुवाद कर दी बीपीएससी बेटा। अब मान लीजिए किसी को थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन हुआ होगा, वो देख लिया होगा इंग्लिश, तो ये इंग्लिश तभी देखेगा जब इसको थोड़ा बहुत इंग्लिश में दिलचस्पी होगी, अदरवाइज वो इंग्लिश की तरफ देखेगा भी नहीं। तो ऐसे लोग जिन्होंने सोन का हिंदी अनुवाद बेटा देखा, उन लोगों ने प्रश्न छोड़ दिया होगा, और जो थोड़ा बहुत इंग्लिश में चले गए होंगे तो उनको लगा होगा कि या ये तो सोन नदी के बारे में ही पूछा है, हिंदी थोड़ा सा आपको बेचैनी या परेशान कर रही होगी, है ना। थोड़ा बहुत अंग्रेजी आना चाहिए। उच्चतम न्यायालय किसी उच्च न्यायालय के, तो ये इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भारत के संविधान का संविधान के किस अनुच्छेद में? तो आर्टिकल 121 में ही किया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 121 को आप याद रखिएगा। तो उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए आचरण के विषय में संसद में कोई चर्चा नहीं होगी। जैसे भारत के संविधान या भारतीय लोकतंत्र में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को अपने अपने कार्यों को करने की स्वतंत्रता दी गई है, कोई किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बरकरार रखने के लिए आर्टिकल 121 के तहत ये प्रावधान किया गया है। अगर जब तक किसी भी न्यायाधीश के खिलाफ हटाने का प्रावधान ना लाया हो, यानी कि इसको अंग्रेजी में टर्म जैसे आप लोग देखते हैं ना कि इम्पीचमेंट, महाभियोग राष्ट्रपति के संदर्भ में लाया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जजों के संदर्भ में एक टर्म का इस्तेमाल होता है मोशन फॉर रिमूवल, मोशन फॉर रिमूवल, यानी कि हटाने की जो प्रक्रिया होती है। अगर किसी जज के खिलाफ ये नहीं लगा हो तब तक संसद में किसी भी जज के आचरण के खिलाफ कोई भी चर्चा नहीं की जा सकती है। तो न्यायालय के किसी न्यायाधीश के
अपने कर्तव्यों के निर्वहन में संसद में कोई चर्चा नहीं होगी कि उस जज ने कैसा फैसला दिया, उस जज में का आचरण कैसा है, उस जज ने छुट्टी लेकर के बाली द्वीप की यात्रा क्यों कर ली। कोई चर्चा नहीं होगा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में, ध्यान रखना है, ना ही निजी और ना ही कर्तव्यों के। अब यहाँ पे सवाल एक और पूछा जा सकता है कि वो कौन सा आर्टिकल है जब संसद की कार्यवाही को न्यायालय में भी चर्चा का विषय नहीं बनाया जाएगा, वो है अनुच्छेद 122। तो 121 और 122 को एकदम तरीके से याद रखेंगे, एक उसके लिए और एक इसके लिए। 122 के तहत संसद की जो कार्यवाही है वो न्यायालय में चर्चा का विषय नहीं बनेगी। ऐसा ना हो कि कोई पनिशमेंट के लिए चला जाए, याचिका लगा दे कि उसको इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए था, उन्होंने राहुल गांधी को या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसा बोल दिया तो हम उनके लिए दंड का, ऐसा कुछ नहीं है। इसी कारण से न्यायालय में इस बात की चर्चा नहीं की जाएगी। ये इसलिए प्रावधान रखा गया था ताकि भारत में डेमोक्रेसी के जो तीनों पिलर हैं वो स्वतंत्रता पूर्वक काम करें, जज भी किसी भी प्रकार के तनाव दबाव में ना आए और अपना जो निर्णय है वो स्वतंत्रता से दें। इसी कारण से, ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आर्टिकल 1 to 6 को भी याद रखेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम का मुख्यालय कहां पे स्थित है? आपसे सवाल पूछा गया है, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम का मुख्यालय कहां पे है? न्यूयॉर्क में है, पेरिस में है, रोम में है या फिर वॉशिंगटन डीसी में है? सही जवाब क्या है? अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम का मुख्यालय कहां पे है? न्यूयॉर्क में है, पेरिस में है, रोम में। तो अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम का जो गठन किया गया था वो किया गया था जो गरीब देश हैं वहां पे निजी निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए, ताकि वहां पे विकास का भी काम हो जाए और वहां पे रोजगार से भी संबंधित पहल हो जाए। तो इसी कारण से अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम का जो मुख्यालय है वो वॉशिंगटन डीसी में स्थापित किया गया है, हेडक्वार्टर बनाया गया है। ठीक है, आप लोग इसको फॉल्ट के कारण निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति बनती है? जब आप भौतिक भूगोल पढ़ेंगे, खास करके फिजिकल ज्योग्राफी जो मॉर्फोलॉजी में आता है, उसमें एक आपको पढ़ना पड़ेगा वलन। वलन यानी कि फोल्ड, और एक होता है भ्रंशन, फॉल्ट। अब क्या है, भी पूछा गया है कि भ्रंशन के कारण कौन सी स्थलाकृति बनेगी, तो आपको इसका उत्तर आ रहा होगा, रिफ्ट घाटी, रैंप वैली, ये सब किसका परिणाम है? ये सब भ्रंशन के कारण ही है। अब जैसे मान लिए कि ब्लॉक पर्वत आप लोगों ने देखा होगा, ब्लॉक पर्वत, तो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण भारत में कौन सा है? वो है सतपुड़ा। तो सतपुड़ा का निर्माण कैसे हो गया? ये भ्रंशन के कारण है। तभी सतपुड़ा के दोनों तरफ में देखिएगा, दरार घाटी में एक तरफ नर्मदा बह रही है और एक तरफ ताप्ती नदी प्रवाहित होती है। वहीं हिमालय क्या है? एक फोल्ड माउंटेन है। तो जब चट्टानें आपस में दबती हैं तो मोड़ उत्पन्न हो जाता है ना, तो उस कारण से इसे हम फोल्ड माउंटेन कहते हैं या फोल्ड कहते हैं, वलन की क्रिया कहते हैं। कौन सी स्थलाकृति बनती है? रिफ्ट घाटी को याद रखिएगा, एक स्थलाकृति है, घाटी है, रिफ्ट है, दोनों तरफ दरार की वजह से घाटी बन जाती है, हम लोग रिफ्ट घाटी कहते हैं। और वही जब ऊपर चला जाता है इसी को हम लोग ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। घाटी हो गई तो रिफ्ट घाटी, और बड़ी हो गई तो रैम वैली हो गया। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी है तो एक बहुत चौड़े दरार घाटी में बहती है, इसी कारण से उसको हम लोग रैंप वैली कहते हैं। टेक्निकली क्या है? ब्रह्मपुत्र रैंप वैली में प्रवाहित होती है, वहीं नर्मदा और ताप्ती रिफ्ट वैली में प्रवाहित होती है, वो दरार घाटी है। रिफ्ट घाटी को भी आप याद रखिएगा। ये है ज्यूगेन या इंसेलबर्ग, ये विंड के द्वारा होता है। ये किसके द्वारा बनता है? पवन के द्वारा बनता है। और सर्क, ये ग्लेशियर के द्वारा, हिमनद के द्वारा सर्क का निर्माण होता है। तो भ्रंशन के कारण निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति बनती है? रिफ्ट घाटी को आप ध्यान रखेंगे। अब मान लीजिए ब्लॉक पर्वत रहता तो ब्लॉक कर देते हैं। सुपरनोवा विस्फोट में होने वाले एक बड़े तारों के अवशेष से निर्मित होते हैं। क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड्स, उल्का, ब्लैक होल, पल्सर। तो एक हो गया मेटोर्स, एक हो गया ब्लैक होल, एक हो गया पल्सर और एक हो गया क्षुद्र ग्रह। तो सुपरनोवा विस्फोट में नष्ट होने वाले एक बड़े तारों के अवशेषों से निर्मित होते हैं, उसको हम लोग ब्लैक होल कहते हैं। ब्लैक होल यानी कि वो जगह अंतरिक्ष का जहां पे गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी तीव्र होती है कि वहां पे कोई भी वस्तु या प्रकाश वापस लौट नहीं सकता है, तो इस स्थिति को हम लोग ब्लैक होल कहते हैं। और ऐसा अनुमान भी लगाया गया है कि आने वाले अरबों साल में ये भी सौर मंडल हम लोगों का जो मिल्की वे है ये भी पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा, विलीन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा तेलंगाना के साथ नहीं लगती है? ओडिशा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। कोई बताएंगे आप लोग कि तेलंगाना की सीमा
बंगाल की खाड़ी से लगती है या नहीं लगती है? यस और नो। तेलंगाना की सीमा बंगाल की खाड़ी से लगती है या नहीं लगती है? आप लोग बताएं, ए यस या ऑप्शन बी नो। तेलंगाना की सीमा लगती है या नहीं लगती है? तो नहीं लगती है। तेलंगाना क्या है? एक लैंड लॉक्ड स्टेट है। तेलंगाना लैंड लॉक्ड स्टेट है क्योंकि पूरब में आंध्र प्रदेश से, इसी कारण से तेलंगाना की सीमा बंगाल की खाड़ी से टच नहीं करती है। यहाँ पे ओडिशा को याद रखना है, तेलंगाना की जो सीमा है वो ओडिशा के साथ नहीं लगती है। एटलस में अच्छे से आप लोग देख लेंगे, ठीक है। काश बताएं नो, बहुत बढ़िया। AIR 1 का कैसे 1 नंबर लेकर, रैंक लेकर के आएंगे आप? 1 नंबर वाले ने यस कह दिया है। छत्तीसगढ़ की लगती है, छत्तीसगढ़ की लगती है, इसलिए तो मैंने ये सवाल दिया कि आप लोग एक बार एटलस उलट के देखिए। एटलस उलट के देखेंगे तो ओडिशा आपको साफ साफ नजर आएगा कि उसकी थोड़ी सी जो सीमा है वो बच गई है, मतलब बहुत थोड़ा सा बच रहा है, बाकी सबका टच करता है। तो उड़ीसा या ओडिशा की सीमा तेलंगाना के साथ नहीं लगती है, बल्कि आंध्र प्रदेश से मिलता आपको दिखाई देगा। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डिकेंस, अल्बर्ट आइंस्टीन, आइजैक न्यूटन। विकास का सिद्धांत पूछा गया है, किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? सही जवाब क्या है? ठीक है, उड़ीसा नहीं है, इसी कारण से मैंने सवाल दिया था। और ये भी नोट कर लेंगे, एटलस में लिख देंगे कि तेलंगाना लैंड लॉक्ड स्टेट है। कल को ये सवाल दे देगा ना कि आपको बताइए भारत का कौन सा तटवर्ती राज्य है और तटवर्ती राज्य नहीं है, तो उसमें तेलंगाना का ऑप्शन होगा। विकास का ऐसा लगता है कि तेलंगाना साउथ में, इस कारण से वो कोई ना कोई सीमा को टच करा होगा, या तो अरब सागर नहीं तो बंगाल की खाड़ी आप लोग लगा ही देंगे। वो लैंड लॉक्ड स्टेट है। विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन, इसमें तो कुछ कहना ही नहीं है। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन है यहाँ पे सही जवाब है, बहुत आसान है। वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों के उपयोग की विधि किसने तैयार की थी? लुई पास्चर ने, रॉबर्ट बॉयल ने, बर्जिलियस ने, या फिर जॉन डाल्टन ने? 5 बजने वाला है, जल्दी जल्दी फास्ट करेंगे थोड़ा सा। तो वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग की विधि किसने? यहाँ पे बर्जिलियस को याद रखना है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? तना, जड़, जाइलम, या फिर डंठल? तो पौधे का वो हिस्सा जो पानी, वाटर, खनिज, मिनरल्स को के परिवहन को सक्षम बनाता है, तना, जड़, जाइलम या फिर डंठल? इसका उत्तर बहुत आसान है, सी सही जवाब है, जाइलम। तो जाइलम क्या है? जड़ से पौधे और खनिज जो है वो पत्तियों तक, तने तक पहुंचा देता है। ये परिवहन का या ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है जाइलम। तो पौधे का वो हिस्सा जो पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है, परिवहन कहां तक करता है? जड़ से लेकर के पत्ती, तना में परिवहन कर देता है, ये हो जाएगा जाइलम। जाइलम को आप लोग ध्यान रखेंगे। मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा है, कितने सैटेलाइट है? चंद्रमा का मतलब मून या सैटेलाइट हो गया, उपग्रह। तो मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा है? 1, 2, 3 या फिर 4? तो मार्स का पूछा गया है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा है? फोबोस और डिमोस, ये दो उपग्रह है। एक का नाम क्या है? फोबोस, और एक का नाम क्या है? डीमोस। और आपसे पूछ देगा कि कैसे क्रम इसका है, तो सूर्य के बाद सबसे पहला हो जाता है बुध, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, और तब मंगल, और तब बृहस्पति, और इसी के बीच में क्या है? क्षुद्र ग्रहों की स्थिति है, इसी के पास है। तो आप लोग फोबोस और डिमोस को याद रखेंगे, जिसके 2 उपग्रह हैं। बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। शब्द विषुव संदर्भित करता है एक समान आकार, दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं, गर्मी और सर्दी एक समान अवधि की होती है, मौसम एक समान अवधि के होते हैं। आप लोग इसका उत्तर बताइए। प्रियंका कुमारी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर जवाब, फोबोस और डिमोस। आरी, आभा, रंजन, रंजन, फोबोस और डिमोस, ठीक है।
अब आपको इसका अगला आप लोगों ने बी लगाया है, बहुत सुंदर जवाब आ गया। जो इक्विनॉक्स संदर्भित करता है दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं। इक्विनॉक्स एक स्थिति है, एक खगोलीय घटना है जब सूर्य विषुवत रेखा पे या भूमध्य रेखा पे लंबवत चमकने लगता है। तो इक्विनॉक्स की स्थिति तब आती है जब सूर्य क्या है, इक्वेटर पे रहे। मान लीजिए सूरज ही है, अगर विषुवत रेखा पे लंबवत चमकता है तो ये जो स्थिति है वो इक्विनॉक्स की स्थिति आती है। इक्वी का मतलब इक्वल हो गया, बराबर हो गया, और नॉक्स का मतलब रात है। नॉक्स का मतलब हो जाता है रात, और इसका मतलब हो गया बराबर। तो अगर रात बराबर होगी तो दिन भी बराबर हो जाएगा। तो बराबर दिन और बराबर रात की स्थिति ये कब आती है? तो इक्विनॉक्स की स्थिति साल में 2 बार होती है। ये भी सवाल आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो 2 बार कब होगी? एक तो 21 मार्च को और एक 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की स्थिति विषुवत रेखा पे लंबवत होती है। इसी कारण से इस समय दिन और रात जो है बराबर की स्थिति। उसके बाद आप लोग देखते हैं 21 जून आ गया, दिन की लंबाई सबसे ज्यादा हो जाती है ना। इक्विनॉक्स संदर्भित करता है जब दिन और रात एक समान की स्थिति में हो। यानी कि अगर इस पे ये सवाल पूछा जाए कि इस समय सूर्य की स्थिति कहां पे होगी, कर्क रेखा पे, मकर रेखा पे, ध्रुव पे या फिर विषुवत रेखा पे, तो सूर्य की स्थिति हो जाएगी विषुवत रेखा पर। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम छिद्र युक्त है? पोरस है, यानी कि बहुत कम उसमें छिद्र है ना। तो इस कारण से ये सवाल दिया छिद्र युक्त है। न्यूनतम मतलब बहुत, रंध्र की मात्रा संख्या है ही नहीं, रंध्र नहीं है। इस कारण से वो पानी को बहुत लंबे समय तक एब्जॉर्ब करके रखेगा अपने पास, यानी कि वो सूखेगा नहीं जल्दी। तो कौन सा न्यूनतम? तो क्ले में चूंकि कण का बहुत बारीक हो जाता है, सिल्ट, क्ले, मड, तो यहाँ पे क्ले को याद रखेंगे। चिकनी मिट्टी में सबसे कम छिद्र होता है, बाकी सब में बड़े बड़े कण होते हैं, इस कारण से उसमें छिद्र की संख्या बढ़ जाती है। अब जैसे रेतीली है, रेत का कण हो गया, वो थोड़ा मोटा हो गया, लेकिन अगर चिकनी मिट्टी है एकदम पाउडर की तरह है। इसी कारण से पूछा गया कौन सा न्यूनतम छिद्र युक्त है? तो चिकनी मिट्टी। तो छिद्र होने से क्या है, हवा भी उसमें चल। सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? परमाणु संलयन, सौर ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा। सूर्य की ऊर्जा का पूछा गया है। ऑप्शन ए न्यूक्लियर फ्यूजन या फिर परमाणु संलयन को आप याद रखेंगे। सूर्य इसी माध्यम से ऊर्जा देता है। पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? ये ना रहे तो होगा ही नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि सूर्य हो गया, सूर्य के प्रकाश से तो धरती का जल है वाष्पीकृत हो जाएगा, फिर वापस लौटेगा पृथ्वी पर वर्षा के माध्यम से। तो पृथ्वी का जो जल चक्र है वो सूर्य के द्वारा संचालित होता है। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? 1949 में, 1951 में, 1952 में, 1953 में। तो भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन इस समय नेहरू के द्वारा, या आप कह सकते हैं उनके ही नेतृत्व में किया गया था। तो भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? 1951 में। वर्ष 1951 में नेहरू जब प्रधानमंत्री थे, उसी समय भारतीय संविधान का संशोधन किया गया था। इस समय तक ये बात की जाने लगी थी कि स्वतंत्रता पे कुछ प्रतिबंध लगाया जाना जरूरी है। तो स्वतंत्रता पे, यानी कि व्यक्ति की स्वतंत्रता पे जो आप लोगों ने देखा था, जो उसमें जोड़ा गया है शिष्टाचार, शिष्टाचार या फिर सार्वजनिक स्थल, मतलब कुछ भी बड़बड़ नहीं बोल देना है, तो उसको लेकर के कुछ स्वतंत्रता, यानी कि आर्टिकल 19(1)(a) पे कुछ प्रतिबंध लगाया गया था, ताकि जो है लोग कुछ भी ना बोल सके। उसके बाद एक और समस्या थी कि भूमि अधिकार या भूमि वाला जो जमींदारी उन्मूलन का जो प्रावधान था, उसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए, ताकि वो संशोधन का विषय ही नहीं बने। तो संविधान में 1951 में पहली बार संशोधन कर दिया गया था, 31B को भी छोड़ दिया गया था। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों और अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों का चिन्हों का अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी नृविज्ञान, आर्कियोलॉजी पुरातत्व विज्ञान, पैलेंटोलॉजी जीवाश्म विज्ञान, फार्माकोलॉजी औषध विज्ञान। आपको इसका सही जवाब बताना है। नृविज्ञान, पुरातत्व विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान, औषध विज्ञान। ये बहुत अच्छा विज्ञान है जीवाश्म विज्ञान को। इस जीवाश्म विज्ञान में जानवर, पौधे और अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों का चिन्हों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्घ्य पर क्या असर होता है? किसी की अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, इसका वेव लेंथ पे तरंग दैर्घ्य पर क्या असर पड़ेगा? तो ये घट जाता है।
इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये जो है वो घट जाता है। धमनियां रक्त का वहन करती हैं जो कि भरी होती है ऑक्सीजन से, कार्बन डाइऑक्साइड से, टॉक्सिन से, लिपिड से। तो धमनी में ऑक्सीजन जाता है। इसका उत्तर क्या हो गया? ऑक्सीजन। सही जवाब ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? एनेलिड से, एंथ्रोपॉड से, एकिनोडर्म्स है या फिर प्रोटोजोआ है? तो पूछा गया है कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण पूछा गया है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन है प्रोटोजोआ, अमीबा जैसे। अमीबा सही उत्तर ऑप्शन डी। अब आपको बताना है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इरावदी नदी के किनारे मांडले नगर स्थित है। इरावदी और चिंदवी नदी के मध्यवर्ती क्षेत्र को कपास के उत्पादन के लिए जाना जाता है। साल्विन नदी म्यांमार की सबसे लंबी नदी है और दक्षिणी तिब्बत से निकल करके बहती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? अब आपको 41 का बताना है। फोर्टी वन अच्छे से पढ़ लेंगे फिर बताएंगे। यूपीएससीआईएस का सी लगा है, केवल 1 और 3। और कोई प्रयास कीजिए। कितने लोगों ने सी लगा दिया है? 17 का ए, 41 का। अभी 17 में ही आप पहुंचे, जल्दी से फास्ट कर लेंगे आप। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इरावदी नदी के किनारे मांडले नगर स्थित है। सही है। इरावदी और चिंदवी नदी के मध्यवर्ती क्षेत्र को कपास का उत्पादन। साल्विन म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। इसमें तीनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी सही जवाब है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही ही है। अभी हम लोग देखेंगे एक और सवाल बनाने के बाद। एक आप लोग साल्विन पर भी सवाल बना लीजिए। साल्विन पर पूछा गया है, साल्विन नदी तिब्बत से निकलकर चीन और म्यांमार से होकर बहती है। यह नदी अपने पूरे मार्ग में किसी भी प्रमुख झील से नहीं गुजरती है। साल्विन नदी का प्रमुख मुहाना थाईलैंड की खाड़ी में स्थित है। ये भी तीनों स्टेटमेंट पूछा गया है। अब आपको इसका बताना है कौन सा विकल्प जो है वो सही है। तो म्यांमार की 2 प्रमुख नदियां आपने देखा यहाँ पे, एक का नाम इरावदी देखा, एक का नाम साल्विन देखा है। अब आपको इसका उत्तर सही जवाब बताना है। आप लोग बताइए। तो साल्विन नदी तिब्बत से निकल करके चीन और म्यांमार से होकर गुजरती है। सही जवाब है। सही जवाब है। यह नदी अपने पूरे मार्ग में किसी भी प्रमुख झील से नहीं गुजरती, यह भी सही स्टेटमेंट है। साल्विन नदी का मुहाना थाईलैंड की खाड़ी ना होकर के गल्फ ऑफ मर्तबान है। गल्फ ऑफ मर्तबान या मर्तबान की खाड़ी। गल्फ ऑफ मर्तबान की खाड़ी में ये नदी गिरती है। इसको आप लोग ध्यान से रखेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग पहले वाले की एनालिसिस पे। तो आप लोगों को दिख रहा होगा इरावदी। जो इरावदी नदी है, आप देखिए यहाँ पे मांडले, तिलक मांडले जेल में डाल दिए गए थे, बर्मा वाला। तो मांडले यहाँ पे दिख रहा होगा, यानी कि मांडले क्या है? ये इरावदी नदी पे स्थित है। मांडले, पहला स्टेटमेंट क्या पूछा गया है? इरावदी नदी के किनारे मांडले नगर स्थित है। और दूसरा स्टेटमेंट है इरावदी और चिंदवी नदी के बीच के क्षेत्र को कपास के उत्पादन, ये चिंदवी नदी है। ये आपको दिख रहा होगा इरावदी नदी। ये नदी आपको चिंदविन दिख रही होगी। ये पूरा का पूरा जो बेल्ट है वो क्या कहा गया है कि वो कपास के उत्पादन के लिए फेमस है, विख्यात है। तो कपास बेल्ट कहा गया है। और वहीं पे ध्यान रखना है कि इरावदी और साल्विन, ये जो बेल्ट हो जाता है ये चावल का बेल्ट है। ये क्या है? राइस बाउल ऑफ म्यांमार कहा गया है। इसको क्या कहा गया है? राइस बाउल ऑफ म्यांमार। राइस बाउल ऑफ म्यांमार। तो म्यांमार में क्या है? ये चावल का कटोरा हो गया। चावल का कटोरा ये कहा जाता है। तो इस बात को भी आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ठीक है। साल्विन नदी को याद रखना है कि वो तिब्बत से निकलती है और चीन और म्यांमार से होकर के गुजरती है। जो साल्विन नदी है ये म्यांमार की सबसे लंबी नदी है और चीन और म्यांमार से होकर के गुजरती है। इसकी जो पूरी की पूरी लंबाई है वो बहुत ज्यादा है, मतलब सबसे ज्यादा, शायद 2000 के आसपास इसका किलोमीटर है, क्योंकि म्यांमार की सबसे लंबी नदी साल्विन है। दक्षिण पूर्वी तिब्बत से निकलती है, ठीक है, और गल्फ ऑफ मर्तबान की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। मैप में नहीं दिया हुआ है, तो मर्तबान की खाड़ी भी ध्यान रखेंगे।
मर्तबान की खाड़ी यही गिर जाती है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बीजिंग या चीन के बारे में सही है? बीजिंग के बारे में सही है, जो चीन में स्थित है। बीजिंग चीन के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है। बीजिंग वस्त्र उद्योग, जहाज निर्माण और कार निर्माण का प्रमुख केंद्र है। बीजिंग को दक्षिण पूर्वी एशिया का कोलकाता कहा जाता है। बीजिंग में 2012 में ओलंपिक आयोजित हुआ था। तो बीजिंग के बारे में आप लोगों से पूछा गया है, बीजिंग के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो बीजिंग के बारे में सवाल दिया गया है, तो क्या बीजिंग चीन के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है? नहीं, चीन के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। इसी कारण से यह स्टेटमेंट गलत है, ये गलत हो गया। यह सही है कि बीजिंग जो है वस्त्र उद्योग, जहाज निर्माण, कार निर्माण या मोटर गाड़ी के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। बीजिंग इस तरीके से हो गया। बीजिंग को दक्षिण पूर्वी एशिया का कोलकाता कहा जाता है। ये आगे भी एक सवाल है, उसको पहले बना लीजिए, फिर इस पर चर्चा होगी। और बीजिंग में 2012 में नहीं, बल्कि बीजिंग में 2008 में ही ओलंपिक हो चुका था। तो इसके अलावे बाकी सारे विकल्प गलत है, ऑप्शन बी सही है। बीजिंग देखिएगा नॉर्थ ईस्ट पार्ट में, चाइना में बीजिंग का जो है लोकेशन है। जकार्ता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, गलत है? यानी कि दक्षिण पूर्वी एशिया का जो कोलकाता है वो बीजिंग ना होकर के जकार्ता हो गया। अब पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट जो वो गलत है? यह जावा द्वीप पर स्थित है, यह दक्षिण पूर्वी एशिया कोलकाता कहा जाता है, यह इंडोनेशिया का सबसे बड़ा बंदरगाह है, यह मुख्य उद्योग केवल भारी इंजीनियरिंग तक ही सीमित है। अब आपको यह स्टेटमेंट पढ़ लेना है चारों, और फिर बताना है जकार्ता के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो असत्य है। जावा द्वीप से सही है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ वहां पे जो मुख्य उद्योग केवल भारी नहीं बल्कि लघु सूक्ष्म उद्योग, जैसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी वहां पे है, वस्त्र उद्योग भी है। तो बीजिंग जो है मुख्य व्यापारिक केंद्र भी हो जाता है। इसी कारण से जो स्टेटमेंट है वो बहुत ही सीमित लिखा हुआ है, अर्ध सत्य आप इसको कह सकते हैं। ये प्रश्न के अनुसार गलत हो जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। एकदम याद रखेंगे, जावा द्वीप पे ही जकार्ता की स्थिति है। पूछा जाएगा तो बना देंगे। दक्षिण पूर्वी एशिया का कोलकाता किसे कहा जाता है? जकार्ता को कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। जकार्ता यहां दिख रहा होगा आपको। नेक्स्ट, जिबूती के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जिबूती के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? जिबूती, इसके नाम क्या के डी लगता है। जिबूती के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह हॉर्न ऑफ अफ्रीका का भाग है। यह लाल सागर और अदन की खाड़ी दोनों के तट पर स्थित है। इसकी राजधानी मशाबा है। यह नमक और जूते के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। जिबूती के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो इसकी राजधानी जिबूती सिटी है, मशाबा नहीं है। इसी कारण से ये स्टेटमेंट गलत है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका का भाग है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में याद रखेंगे इसका जो कोड है सीड है। सीड यानी कि एक्स एस से सोमालिया, इरिट्रिया, इथोपिया और डी फॉर जिबूती। जिबूती के नाम क्या है? डी लगा हुआ है, DJIBOUTI। ये जिबूती का स्पेलिंग है। तो सीड अगर आप लोग कोड याद रखेंगे ना, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के चारों देश का नाम याद रखेंगे। सीड, जैसे आप लोगों ने वहां नर्मदा में खंबात की खाड़ी में समानता देखा, 4 नदियों का नाम आपने गल्फ ऑफ खंबात पे याद कर लिया, वैसे ही सीड अगर कोड याद रखेंगे तो ये कौन सा कंट्री है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका का ये पार्ट है। एस फॉर सोमालिया, ई फॉर इरिट्रिया, ई फॉर इथोपिया और डी फॉर जिबूती। 4 देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग माने भाग हैं। यह लाल सागर और अदन की खाड़ी के तट पर स्थित बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपको ना जिबूती दिख रहा होगा, ठीक है। जिबूती क्या है? रेड सी और गल्फ ऑफ अदन के दोनों के संगम पे है, ठीक है। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया और जिबूती, ये 4 देश आते हैं। कौन कौन सा आप लोग कोड से मैच कर लीजिएगा। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश आते हैं। SEED, सीड जो बीज का अंग्रेजी टर्म है, तो सीड। S4 क्या हो गया? सोमालिया, हॉर्न ऑफ अफ्रीका कंट्री है। E फॉर इरिट्रिया, E फॉर इथोपिया और D फॉर जिबूती। ये चारों के चारों जो देश हैं वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का सिंह कहे जाते हैं। इन चारों को याद कर लेंगे, ये कोड अच्छा है। और साथ ही दोनों, एक तो लाल सागर है रेड सी को भी,
और दूसरा गल्फ ऑफ अडन या अदन की खाड़ी है। इन दोनों के पॉइंट पे भी लोकेशन इसका आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो गल्फ ऑफ अदन और लाल सागर दोनों के तट पर स्थित है। स्टेटमेंट ये सही हो गया। नेक्स्ट, इरिट्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह अफ्रीका का 42वां स्वतंत्र देश बना था। अस्मारा इसकी राजधानी है और मशाबा प्रमुख बंदरगाह है। इसका क्षेत्रफल लगभग 70,000 वर्ग किलोमीटर है। यह इथोपिया का दक्षिणी प्रांत था। तो पूछा गया इरिट्रिया के संदर्भ में, इरिट्रिया का क्षेत्रफल लगभग 1,17,000 स्क्वायर किलोमीटर है। इसी कारण से ये जो स्टेटमेंट है वो जो है कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है। अच्छा सॉरी, सही है पूछा गया है, सही है। तो अफ्रीका का ये 32वां था, अफ्रीका का ये 32वां था। ऑप्शन में ना सही पूछा गया है, ठीक है। अस्मारा ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी सही है, और ये क्या है, गलत है। ये क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि ये 32वां था। उसके बाद ये सही हो गया, ये गलत हो गया, और ये भी गलत हो गया। इसी कारण से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ठीक है। अस्मारा इसकी राजधानी मशाबा प्रमुख बंदरगाह है, ये स्टेटमेंट सही हो गया। बाकी सब का सब जो है वो गलत है। ठीक है, इरिट्रिया को आप लोग अच्छे से, इरिट्रिया यहां पर स्थित है। अब आप लोग देखें, इरिट्रिया का जो ऑप्शन दिया गया, इथोपिया का दक्षिण दिया गया है। चौथा क्या है, इथोपिया का दक्षिणी प्रांत था। सवाल ही पैदा नहीं होता इरिट्रिया के संदर्भ में, स्टेटमेंट गलत हो गया। ये 1,17,000 वर्ग किलोमीटर, इसका कारण से ये भी गलत हो गया। 32वां स्वतंत्र देश था, ये भी गलत हो गया। ये विकल्प सही हो गया। मुझे लगता है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। स्टेटमेंट वाले में थोड़ा सा समय लेकर के ही बनाएंगे, 10 सेकंड ज्यादा ले लेंगे, क्योंकि इसमें कई बार क्या होता है, सही है और सही नहीं है, तो दिमाग रन करते रहता है, उलझ जा सकता है, किसी का भी उलझ जा सकता है। थोड़ा समय लेकर के अच्छे से बनाएंगे और सब विकल्प पे जरूर जाएंगे। चारों विकल्प पढ़ने के बाद निर्णय करेंगे कि कौन सा उत्तर सही होगा। कनारी जलधारा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह एक ठंडी जलधारा है, यह अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी तट पर बहती है, या उत्तरी प्रशांत महासागर में बहती है। इसकी गति लगभग 8 से 30 मील होती है, प्रतिदिन होती है। अब आपको इसका उत्तर बताना है। तो कनारी, कनारी के संदर्भ में गलत पूछा गया है, सबसे यहां पर डिमांड रखना है, गलत पूछा गया है। यह जो है कनारी क्या है, कनारी एक ठंडी जलधारा है, बिल्कुल सही है। यह अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी तट पर बहती है, बिल्कुल सही है। उत्तरी प्रशांत महासागर में बहती है, नहीं, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहती है। और उत्तरी अटलांटिक कहेंगे तो उसके दक्षिणी पार्ट में बहती है। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहती है, ये गलत हो गया। प्रशांत महासागर में बहती है, ये गलत हो गया स्टेटमेंट। यहाँ पे अटलांटिक होना चाहिए था। इसकी गति 8 से 30 मील प्रतिदिन होती है, ये जो है स्टेटमेंट सही है। तो कौन सा असत्य है, ये हो गया ऑप्शन सी। आपका जवाब सी, क्योंकि स्टेटमेंट गलत है। तो अब आप लोग कनारी को देखेंगे तो अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी भाग में, और ब्लू कलर यानी कि ठंडी, कोल्ड, ये करंट है। तो कोल्ड जलधारा है अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी भाग में। और ये अगर बीच में मान ले इक्वेटर, तो ये इक्वेटर के उत्तर में उत्तरी अटलांटिक हो गया। उत्तरी अटलांटिक में भी देखिएगा तो अटलांटिक, ये उत्तरी अटलांटिक के दक्षिणी पार्ट में बहती है। उत्तरी अटलांटिक में प्रवाहित होती है अफ्रीका के दक्षिण उत्तर पश्चिमी भाग में। और जो दिशा है वो उत्तर से दक्षिण है, दिशा को भी पूछा जा सकता है, उत्तर से दक्षिण। और ये ठंडी जलधारा है। तो कनारी जलधारा के संदर्भ में कुछ पॉइंट याद रखेंगे। यह जलधारा ठंडी जलधारा है, यह जलधारा अटलांटिक महासागर में बहती है, यह उत्तर, यह क्या है, उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। और इसके अलावे यह जो है ठंडी हो गया, धीमा हो गया। एक और आप लोग पॉइंट इसमें समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर कोई जलधारा ठंडी बहती है, इसका मतलब यह है कि वो अपने आसपास के क्षेत्र में भी तापमान गिराएगी, यानी कि अब यहाँ पे हाई प्रेशर निर्माण करेगी, हाई प्रेशर का निर्माण करेगी। अब अगर हाई प्रेशर का निर्माण होता है, तो हाई प्रेशर अगर यहाँ पे बन जाता है, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ तो वर्षा होगी ही नहीं। इसी कारण से इस पार्ट में सहारा मरुस्थल का भी विकास देखिएगा तो क्या है, तो वो जलधारा जो किसी तट के किनारे प्रवाहित और ठंडी है, तो अगर ठंडी है तो आप देखिएगा कि वहां पे मरुस्थल का निर्माण हुआ है, चाहे वहां यहाँ पे नामी मरुस्थल हो, चाहे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का कोई भी मरुस्थल हो। ठीक है, लैब्राडोर जलधारा के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
या गल्फ स्ट्रीम से मिलने के बाद बर्फ के हिमखंडों को पिघला देती है। यह कनाडा के उत्तर पूर्वी भाग को लंबे समय तक जमा रहने में सहायक है। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहने वाली ठंडी जलधारा है। इसका उद्भव बैफिन की खाड़ी और डेविस जलडमरू मध्य से होता है। ये पूछा गया है, लैब्राडोर जलधारा के प्रभाव के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य है। तो आपको इसका उत्तर बता देना है। सही जवाब क्या है? कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो ऑप्शन ए याद रखना है। यह गल्फ स्ट्रीम से मिलने के बाद बर्फ के हिमखंडों को पिघला देती है। यह स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि लैब्राडोर जो जलधारा है यह खुद ही ठंडी है। यह खुद ही ठंडी है, तो गल्फ स्ट्रीम इसके आइसबर्ग को पिघला देती है। जो लैब्राडोर जलधारा के सहारे जो भी बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े चले आते हैं बह करके, तो बर्फ का, या इसको हिम शिलाखंड भी कहते हैं, तो हिम शिलाखंड को गल्फ स्ट्रीम पिघला देती है, ना कि लैब्राडोर जलधारा पिघलाती है। इसी कारण से स्टेटमेंट गलत है। और लैब्राडोर जलधारा कनाडा के उत्तर पूर्वी भाग को लंबे समय तक जमा रहने में सहायक, बिल्कुल सही है, क्योंकि ठंडी जलधारा है। अब ठंडी जलधारा, और अगर मौसम ठंड हो जाए तो उस पूरा का पूरे क्षेत्र को जमा देती है। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहने वाली ठंडी जलधारा बिल्कुल है, कनाडा के पास बह रही है और बैफिन की खाड़ी और डेविस जलडमरू मध्य के बीच से ही बहती है। इसी कारण से इसका स्टेटमेंट ए या ऑप्शन ए जो है वो गलत है। तो लैब्राडोर को याद रखिएगा, डेविस की खाड़ी, बैफिन की खाड़ी, इसके अलावे ठंडी कनाडा का उत्तर पूर्वी भाग है ना, जैसे ही गल्फ स्ट्रीम इधर से आती है तो इसका वाला जो हिमशिला खंड है वो पिघलना शुरू हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय लद्दाख क्षेत्र में स्थित है? सोमुरिरी, डल झील, मानसरोवर झील या फिर रेणुका झील? आपसे पूछा गया है कौन सा जलाशय, रिजर्वायर लद्दाख में स्थित है? सोमुरिरी, डल झील, मानसरोवर या फिर रेणुका झील? तो सोमुरिरी झील जो है वो लद्दाख में स्थित है। डल झील लद्दाख में नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। मानसरोवर भारत में नहीं है, तिब्बत में है, भारत से बाहर है। रेणुका हिमाचल प्रदेश में है। इसी कारण से इसका उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन ए, सोमुरिरी लद्दाख में स्थित है। एक बार आप लोग एटलस में जब देख लेंगे तो सोमुरिरी आपको यहां पे दिखाई देगा, सोमुरिरी दिखाई देगा, लद्दाख में स्थित है। लद्दाख के किस हिस्से की सीमा तिब्बत के साथ मिलती है, जिसे गलवान घाटी के नाम से जाना जाता है? लेह जिले का दक्षिणी भाग, कारगिल जिले का पूर्वी भाग, लेह जिले का पश्चिमी भाग, कारगिल जिले का उत्तरी भाग? लद्दाख के किस हिस्से की सीमा तिब्बत के साथ मिलती है, जिसे हम लोग गलवान घाटी के नाम से जानते हैं? तो गलवान और पहलगाम दोनों को याद कर लीजिएगा। 2020 में आप लोगों को याद होगा कि भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच में झड़प हो गई थी, तो गलवान घाटी चर्चा में आ गया था। तो लेह का जो दक्षिणी भाग है, इस दक्षिणी भाग को ही गलवान घाटी के नाम से हम लोग जानते हैं। ये कुल 50 सवालों पे मैंने डिस्कशन आप लोगों को करा दिया है, और नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मुलाकात होगी। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे श्रृंखला से जुड़ने के साथ ही और आज के साथ ही। फिर हम लोग उपस्थित होंगे नेक्स्ट डे। थैंक यू।